गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने साइनोबैक्टीरिया को स्टार्ट किया था। वहाँ पर उसके जनरल करैक्टर और उसकी कोशिका की संरचना का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक संरचना थी उसको हमने स्टडी कर लिया था। आज हम साइनोबैक्टीरिया का ही एक मेंबर को स्टडी करेंगे जिसका नाम है नोस्टॉक। जो साइनोबैक्टीरिया का जो मेंबर है या नोस्टॉक किसकी कैटेगरी के अंतर्गत आता है? साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आता है। तो इस मेंबर की आज हम इसका क्लासिफिकेशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी कॉलोनी या थैलस की संरचना और इसमें जो जनन पाया जाता है उसकी हम स्टडी करेंगे। मतलब इस मेंबर की जो ओवरऑल जो विशेषताएं हैं इसको आज हमें स्टडी करना है। तो अगर नोस्टॉक के क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो नोस्टॉक क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया है। और साइनोबैक्टीरिया का जो कोशिकीय संगठन होता है वो कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन होता है, क्योंकि इसमें जो सुविकसित केंद्रक है वह यहाँ पर नहीं पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। तो जो नोस्टॉक है इसको किसके अंदर रखा जाएगा? प्रोकैरियोटा डिवीजन के अंदर रखा जाएगा। इसका जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा? प्रोकैरियोटा, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन पाया जाता है। फिर इस डिवीजन में एक क्लास है साइनोबैक्टीरिया जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटा के अंदर क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। और साइनोबैक्टीरिया में भी इसका जो गण है वो कौन सा है? नोस्टोकेल्स है। और इसकी जो कुल है या फैमिली है वो नोस्टोकेसी, और नोस्टोकेसी के अंतर्गत इसका जो मेंबर है नोस्टोकेसी का मेंबर या इसका जो वंश है वह क्या है? नोस्टॉक। तो यह है इसका क्लासिफिकेशन। क्या है क्लासिफिकेशन? डिवीजन प्रोकैरियोटा, क्लास साइनोबैक्टीरिया, ऑर्डर नोस्टोकेल्स, फैमिली नोस्टोकेसी और जीनस नोस्टॉक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ तक है। या हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? वितरण। मतलब ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, किस किस के साथ ये देखने को मिलेगा हमें, कैसा दिखाई देता है यह संरचना में। तो अगर इसके वितरण की बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया है यह एक कॉलोनी बनाकर रहता है। मतलब एक पृथक सदस्य के रूप में नहीं पाया जाएगा। ये किस फॉर्म में पाया जाता है? कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? कॉलोनी के रूप में देखने को मिलता है। और इसकी जो कॉलोनी का जो रंग होता है वह कौन सा होता है? इसका रंग नीले हरे रंग की कॉलोनी होती है, क्योंकि हमने देखा था जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो कैसे रंग की थी? नीले हरे रंग की थी, क्योंकि इनमें C5 C5 जैसे वर्णक पाए जाते हैं और उन्हीं वर्णकों के कारण इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है? नीला हरा रंग होता है। तो साइनोबैक्टीरिया कॉलोनी के रूप में या कॉलोनी बनाकर रहता है, और कॉलोनी का जो रंग होता है वह नीले हरे रंग का होता है। और जो इनकी जो कॉलोनी होती है ये एक सूक्ष्मदर्शीय से लेकर, मतलब माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, से लेकर कितनी बड़ी तक हो सकती है? एक टेनिस के बॉल के बराबर, या हम देखें जो मुर्गी का जो अंडा होता है उसके बराबर तक हो सकती है। इसके बाद हम बात करें कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्वच्छ जल में। मतलब जो फ्रेश वाटर है उसमें यह पाया जाएगा या स्वच्छ जल में पाया जाएगा, जो कि लवणीय नहीं होना चाहिए। मतलब जो स्वच्छ जल कहाँ कहाँ पर, जैसे तालाबों का जल है, नदियों का जल है, ये कौन सा जल है? स्वच्छ जल है, क्योंकि इस जल में लवण की मात्रा बहुत ही कम है या न के बराबर है। तो जल को क्या कहेंगे हम? स्वच्छ जल कहेंगे। या फिर जो अलवणीय जल है वहां पर हमें यह देखने को मिलेगा। अब जो नोस्टॉक है यह एक तो जल में पाया जाता है, और इसकी जो कुछ जातियां होती है वह स्थल पर भी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है?
स्थल पर भी पाई जाती है, मतलब इसकी जो कुछ जातियां होती है वह स्थलीय भी होती है, जो कि नम मिट्टी में पाई जा सकती है, या इसकी कुछ जातियां अंतः पादपी के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में? अंतः पादपी के रूप में, मतलब जो पादप है उनकी कोशिकाओं के रूप में सहजीवी के रूप में रहती है। इसे कहा जाता है एंडोफाइटिक या अंतः पादपी के रूप में, और उन कोशिकाओं से कुछ मात्रा में यह पोषण ले सकती है और उन्हें कुछ न कुछ लाभ पहुंचाती होगी। इसी कारण इसे क्या कहा हमने? अंतः पादपी सहजीवन कहा है। और इसकी कुछ जातियां कवक के साथ, किसके साथ? कवक के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करके लाइकेन जैसी संरचना का भी निर्माण कर देती है, क्योंकि लाइकेन में किसका सहजीवन पाया जाता है? कवक तथा जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसका सहजीवन पाया जाता है। मतलब कवक और जो साइनोबैक्टीरिया के जो मेंबर है जैसे नोस्टॉक, वह साथ साथ रहते हुए किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो कवक के साथ भी यह हमें देखने को मिल सकती है। अब इसकी कुछ विशेष जातियों की अगर हम बात करें, क्योंकि इसकी बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं, तो हम 2-3 जातियों को जो कि काफी इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसकी जो जातियां हैं उनमें पहली जाति है नोस्टॉक कम्यून। कौन सी जाति है? नोस्टॉक कम्यून। अब जो ये नोस्टॉक कम्यून जाति है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नम दीवारों या नम भूमि पर। इस पर नम दीवारों या नम भूमि पर, मतलब गीली दीवारों या गीली भूमि पर जो जिनमें नमी की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर ये ग्रो करती है। कौन सी जाति? नोस्टॉक कम्यून। इसी प्रकार का नोस्टॉक मस्कोरम की बात करें हम, किसकी? नोस्टॉक मस्कोरम की बात करें तो जो नोस्टॉक मस्कोरम है यह क्या है? भारतीय जाति है, मतलब इसकी यह जाति इंडिया में दिखाई देती है, इंडिया में ग्रो होती है। इसके बाद इसकी जो थर्ड जाति है वह है नोस्टॉक पंक्तिफोर्मी। कौन सी जाति है? नोस्टॉक पंक्तिफोर्मी। नोस्टॉक पंक्तिफोर्मी। अब जो ये नोस्टॉक पंक्तिफोर्मी जाति है यह एक अंतः पादपी जाति है जो कि साइकस की कोरेलॉइड जड़ों में और जो एंथोसिरोस है उसके थैलस में सहजीवी के रूप में पाई जाती है। कहां पर मिलेगी यह? साइकस की कोरेलॉइड रूट्स में, या जो कोरेलॉइड जड़ें हैं साइकस की उनमें, या फिर एंथोसिरोस के थैलस में सहजीवी के रूप में पाई जाती है। आपने देखा होगा जो नोस्टॉक जो प्लांट होता है, सॉरी जो साइकस का जो प्लांट होता है, साइकस में 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती है, एक तो मूसला मूल और एक और जड़ें होती है जिन्हें कहा जाता है कोरेलॉइड रूट्स, और ये भूमि की लगभग सतह पर ही रहती हैं। और इन कोरेलॉइड रूट्स में नोस्टॉक की जो नोस्टॉक पंक्तिफोर्मी जाति है वह पाई जाती है, और वह यहाँ पर सहजीवी के फॉर्म में रहती है, और यहाँ पर रहकर वह नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, मतलब नाइट्रोजन के यौगिकों को बनाने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ जो नोस्टॉक पंक्तिफोर्मी जाति है यह एंथोसिरोस के थैलस में अंतः पादपी जाति के रूप में या एंथोसिरोस के थैलस में सहजीवी के फॉर्म में पाई जाती है। तो ये हमने नोस्टॉक का क्लासिफिकेशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को और उसकी जो इम्पोर्टेंट जातियां थी उनको हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। अब हम देखते हैं कि जो नोस्टॉक जो कॉलोनी बनाकर रहता है उसकी कॉलोनी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, उसकी कॉलोनी संरचना में किस प्रकार की दिखाई देती है, उसको हम डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो पहले हम उसका डायग्राम बनाते हैं। अगर नोस्टॉक की कॉलोनी
और उसके थैलस या फिलामेंट की संरचना की अगर हम बात करें तो पहले देखते हैं कि जो नोस्टोक होता है वो क्या बनाकर रहता है, तो एक कॉलोनी के रूप में रहता है या कॉलोनी बनाकर रहता है। और इसकी जो कॉलोनी होती है वो हमने देखा था अभी, कॉलोनी सूक्ष्म आकार से लेकर मतलब माइक्रोस्कोपिक या सूक्ष्मदर्शीय से लेकर एक टेनिस की बॉल के बराबर या मुर्गी के अंडे के बराबर तक हो सकती है। अब इसकी जो कॉलोनी होती है वो किनसे मिलकर बनी हुई होती है, तो कॉलोनी अनेक फिलामेंट से मिलकर बनी हुई होती है। तो अगर हम नोस्टोक के फिलामेंट्स की बात करें या जो नोस्टोक का जो फिलामेंट्स होता है उसमें अनेक कोशिकाएं एक चेन के रूप में पाई जाती है। जैसे ये कोशिकाएं हैं ये किस रूप में व्यवस्थित है, एक श्रृंखला के रूप में या चेन के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार का जो नोस्टोक का फिलामेंट होता है इसे कहा जाता है ट्राइकोम। तो नोस्टोक के फिलामेंट को क्या कहा जाता है, ट्राइकोम कहा जाता है। अब जो ये कॉलोनी होती है मैंने बताया था ये कौन से कलर की होती है, नीले हरे रंग की होती है, क्योंकि इसमें C5 C5 जैसे वर्णन पाए जाते हैं इनकी कोशिकाओं में, इसी कारण इनका रंग नीला हरा होता है। अब जो ये कॉलोनी बनी है ये किसके व्यवस्थित होने से बनी है, तो नोस्टोक के तंतुओं के व्यवस्थित होने से बनी है। और नोस्टोक के तंतुओं को क्या कहा जाता है, ट्राइकोम कहा जाता है। और ट्राइकोम में अनेक कोशिकाएं एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होती हैं। अब जो ये ट्राइकोम की जो कोशिकाएं हैं इन दो कोशिकाओं के आसन्न बिंदुओं पर या दो कोशिकाएं जहां पर जुड़ी हुई रहती है, जैसे ये फर्स्ट सेल है यह सेकंड सेल है, तो इन दो कोशिकाओं का जो जुड़ने वाला स्थान है यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है या कोशिका भित्ति होती है ये अंदर की ओर संकुचित होती है, मतलब इनमें थोड़ा बहुत मात्रा में कॉन्स्ट्रिक्शन या संकुचन पाया जाता है इन दोनों कोशिकाओं के बीच में। इसी कारण जो ये नोस्टोक का जो ट्राइकोम या नोस्टोक का जो फिलामेंट होता है ये किसके समान दिखाई देता है, मोती की माला के समान या मालाकार रूप में हमें दिखाई देता है। किसके समान दिखाई दे रहा है कि मोतियों की कोई माला हो, क्योंकि इसकी जो दो आसन्न कोशिकाओं के बीच जो संकुचन पाया जा रहा है इसी वजह से यह मालाकार या मोती की माला के समान दिखाई देता है। अब जो ये ट्राइकोम है इसके चारों ओर एक पारदर्शी चिपचिपा श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पारदर्शी चिपचिपा श्लेष्मीय आवरण। जैसे हमने अभी पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान साइनोबैक्टीरिया कोशिका की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक संरचना की स्टडी की थी, वहां पर साइनोबैक्टीरिया कोशिका के चारों ओर क्या पाया जा रहा था, श्लेष्मीय आवरण पाया जा रहा था। तो वैसा ही आवरण इस नोस्टोक के जो फिलामेंट है या नोस्टोक का जो ट्राइकोम है इसके चारों ओर पाया जाता है। ये जिलेटिनियस आवरण होता है, पारदर्शी प्रकृति का होता है और चिपचिपा होता है। अब ऐसे बहुत सारे जो नोस्टोक तंतु होते हैं वह पड़े रहते हैं किसी एक जगह पर, यहाँ पर कोई दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो इन नोस्टोक तंतुओं का जो ये पारदर्शी चिपचिपा आवरण है ये घुल जाता है और घुलकर एक कॉलोनी का रूप ले लेता है। और इस कॉलोनी में हजारों जो ट्राइकोम्स है या हजारों जो नोस्टोक के जो फिलामेंट्स हैं वह गुथे हुए रहते हैं या एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं। और इनका जो श्लेष्मीय आवरण है वह इसके चारों ओर एक श्लेष्मीय आवरण का निर्माण कर देता है, मतलब एक कॉलोनी की फॉर्म में आ जाते हैं और इनके द्वारा उनके चारों ओर क्या उपस्थित होता है, श्लेष्मा उपस्थित होता है। और कुछ मात्रा में जो बाहरी सतह का जो श्लेष्मा है या बाहरी सतह का जो श्लेष्मीय आवरण है ये वायु के संपर्क में आने पर शुष्क हो जाता है और सूख कर एक पेलिकल लाइक झिल्ली का निर्माण कर देता है, मतलब एक कठोर झिल्ली बन जाएगी। इसी झिल्ली को कहा जाता है पेलिकल झिल्ली। और जो ये पेलिकल झिल्ली होती है वह इस कॉलोनी के सदस्यों की सुरक्षा करने का कार्य करती है। अब जो ये नोस्टोक का जो फिलामेंट दिखाई दे रहा है प्रारंभ में तो इसमें केवल सामान्य कोशिकाएं या इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वही पूरे फिलामेंट में दिखाई देती हैं।
परंतु जब भी कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, कौन सी परिस्थितियां? प्रतिकूल परिस्थितियां या एडवर्स कंडीशन, तो इस फिलामेंट्स की जो कुछ कोशिकाएं होती है वह अपने जीव द्रव्य में पोषक पदार्थों को एकत्रित करने लग जाती है और साथ ही मोटी कोशिका भित्ति का निर्माण भी कर लेती है। तो इन पोषक पदार्थों युक्त मोटी कोशिका भित्ति युक्त कोशिका को कहा जाता है एकाइनेट्स। क्या कहा जाता है? एकाइनेट्स। और एकाइनेट्स कुछ समय पश्चात तंतु से अलग हो जाएंगे या तंतु से बिखर कर बाह्य एनवायरनमेंट में चले जाएंगे और वहां पर इनका जीव द्रव्य अंकुरित होकर ऐसा ही न्यू फिलामेंट बनाने का कार्य करेगा या न्यू कॉलोनी का निर्माण करने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर तंतु में कुछ जो नोस्टॉक के फिलामेंट है उसमें हमें एकाइनेट्स बीजाणु भी दिखाई दे सकते हैं। इसी प्रकार जो ये तंतु दिखाई दे रहा है इसमें कुछ बड़े आकार की मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं भी पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं? जिनका आकार बड़ा होगा और उनकी जो भित्ति होगी वह कैसी होगी? मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं भी पाई जाती हैं और उन कोशिकाओं को कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। क्या कहा जाता है? हेटेरोसिस्ट, जो भी हमें कभी कभी नोस्टॉक के फिलामेंट्स में दिखाई दे सकती हैं। और इनका निर्माण जब नाइट्रोजन की कमी होती है तब किया जाता है, क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति मोटी है। और जो हेटेरोसिस्ट होती है इसका जो कार्य है वह नाइट्रोजन फिक्सेशन में किया जाता है और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वह तभी संपन्न होता है जब अवायवीय कंडीशन उपस्थित हो। तो जो नोस्टॉक के फिलामेंट में जो ये हेटेरोसिस्ट कोशिका है ये मोटी कोशिका भित्ति के कारण अवायवीय वातावरण प्रदान करने का कार्य करती है, जिसके कारण जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वह काफी प्रभावशाली तरीके से हो सकता है। और जो ये हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं होती हैं ये या तो रंगहीन होती है या हल्के पीले रंग की होती है और इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करती है। कार्य क्या है इनका? केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अवायवीय स्थान या अवायवीय चैम्बर प्रदान करती है। क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वह बहुत ही लिमिट मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है तो उस केस में जो नोस्टॉक का जो ट्राइकोम है या नोस्टॉक का फिलामेंट है वह हेटेरोसिस्ट कोशिकाओं का डेवलपमेंट या हेटेरोसिस्ट कोशिकाओं को बना लेता है। और हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं किसके रूपांतरण से बनती है? सामान्य कोशिकाएं ही इसमें रूपांतरित हो जाती है। अब जो ये हेटेरोसिस्ट कोशिका होती है यह तंतु में बीच में भी बन सकती है और शीर्षस्थ सिरे पर भी बन सकती है। अगर हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं बीच में बन रही है तो इसे कहा जाता है अंतर्वेशी हेटेरोसिस्ट। क्या कहा जाता है? अंतर्वेशी हेटेरोसिस्ट। अगर ये हेटेरोसिस्ट कोशिका इस फिलामेंट के शीर्ष भाग पर बन रही है तो इसे कहा जाता है टर्मिनल हेटेरोसिस्ट या अंतस्थ हेटेरोसिस्ट। क्या कहेंगे हम? टर्मिनल या अंतस्थ, टर्मिनल हेटेरोसिस्ट या अंतस्थ हेटेरोसिस्ट। तो पोजीशन के आधार पर यह दो जगह बन सकती है, एक तो ट्राइकोम के बीच में बन सकती है या ट्राइकोम के शीर्ष भाग पर बन सकती है। शीर्ष भाग पर बनेगी तो इसे अंतस्थ हेटेरोसिस्ट और बीच में बनेगी तो इसे अंतर्वेशी हेटेरोसिस्ट कोशिका कहा जाएगा। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का है। अब जो आपको ये सामान्य कोशिका दिख रही है ये सामान्य जो कोशिका होती है अगर इसकी संरचना की बात करें तो जो इसकी जो संरचना होती है सेम टू सेम जो साइनोबैक्टीरिया कोशिका पड़ी थी उसी के समान होगी। और यह जो इसकी जो आकृति होती है वह आकृति या तो गोलाकार
या अंडाकार आकृति होती है। कौन सी आकृति की होगी? ये सामान्य कोशिका गोलाकार या अंडाकार आकृति की होगी। और इसमें जो कोशिका वृत्ति पाई जाएगी वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनी हुई होती है। और इसका जो जीव द्रव्य है ये दो भागों में बटा हुआ होता है। परिधीय भाग में जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसे कहा जाता है क्रोमोप्लाज्म, और जबकि केंद्रीय भाग में जो यहाँ पर जीव द्रव्य पाया जाएगा उसे सेंट्रोप्लाज्म। अब जो क्रोमोप्लाज्म है परिधीय भाग में, इसमें विभिन्न प्रकार की प्रकाश संश्लेषी विभिन्न प्रकाश संश्लेषी पट्टिकाएं पाई जाती है जिनमें वर्णक बने हुए रहते हैं या वर्णक रहते हैं। इसके कारण इस परिधीय भाग का जो रंग होता है वो कैसा होता है? रंगीन होता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लाज्म। और क्रोमो का मतलब ही क्या होता है? रंग या रंग से रंगा हुआ। इसी कारण इस कोशिका के परिधीय भाग को क्रोमोप्लाज्म और केंद्रीय भाग में जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसे सेंट्रोप्लाज्म कहा जाता है। और जो सेंट्रोप्लाज्म होता है ये रंगहीन होता है, क्योंकि सेंट्रोप्लाज्म में यहाँ पर क्या उपस्थित होता है? न्यूक्लियोइड या इसका जो डीएनए होता है वही उपस्थित होता है, जो कि रंगहीन दिखाई देता है कोशिका के अंदर। तो ये हमने बात की इसकी कोलोनल की संरचना, इसके ट्राइकोम और थैलस की संरचना, इसमें जो कोशिकाएं पाई जा रही है या कोशिकाएं जो डेवलप हुई है उनकी हमने बात की। कोशिका की संरचना को भी हमने देखा और उसके जीव द्रव्य को भी हमने देखा कि परिधीय भाग के जीव द्रव्य को क्रोमोप्लाज्म और केंद्रीय भाग के जीव द्रव्य को सेंट्रोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये थी नोस्टॉक के थैलस की संरचना या उसके ट्राइकोम की संरचना। साथ ही ट्राइकोम के द्वारा कॉलोनी का भी निर्माण किया जा रहा है और कॉलोनी भी हमें गोलाकार या टेनिस की बॉल के समान हमें दिखाई देती है। अब बात करते हैं हम नोस्टॉक में जनन। तो जो नोस्टॉक होता है इसमें लैंगिक जनन तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंगिक जनन इसमें एब्सेंट होता है। तो कौन से प्रकार का जनन पाया जाएगा? इसमें केवल कायिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कायिक जनन को। अगर हम कायिक जनन की बात करें तो जो नोस्टॉक होता है इसमें कायिक जनन दो विधियों के द्वारा संपन्न होता है। एक तो विखंडन के द्वारा और दूसरा है हार्मोगोनिया के द्वारा या हार्मोगोन के द्वारा। तो पहले बात करते हैं हम विखंडन के द्वारा। तो विखंडन के द्वारा कायिक जनन किस प्रकार संपन्न होता है? तो हमने अभी नोस्टॉक के ट्राइकोम या नोस्टॉक के फिलामेंट की संरचना को पढ़ा है। नोस्टॉक का फिलामेंट कैसा होता है? इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहकर एक चेन लाइक संरचना का निर्माण करती है। अब जो नोस्टॉक का जो फिलामेंट्स होता है वह कहाँ पर पाया जाता है? यह वाटर बॉडीज में या जल में पाया जाता होगा। तो अगर किसी कारणवश जलधारा वाटर करंट, पानी के जो बहाव होता है उसके माध्यम से या किसी जीव जंतुओं के द्वारा अगर नोस्टॉक का जो फिलामेंट होता है वह टूट जाए तो प्रत्येक फिलामेंट के द्वारा क्या कर लिया जाता है? एक नए नोस्टॉक के तंतु का निर्माण कर लिया जाता है। जैसे मान लिया जाए ये नोस्टॉक का फिलामेंट है, किसी जलधारा की वजह से अगर ये दो भागों में टूट जाए कहीं से भी, तो वह दोनों ही भाग क्या कर लेंगे? वापस से दो नए नोस्टॉक के फिलामेंट का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार विखंडन के द्वारा क्या होता है? कायिक जनन संपन्न होता है। उसके बाद बात करते हैं हम हार्मोगोनिया के द्वारा। अब हार्मोगोनिया के द्वारा जनन कैसे होगा? तो जो नोस्टॉक का जो फिलामेंट्स होता है अगर उसमें हेटेरोसिस्ट कोशिका का निर्माण हो गया है, किसका निर्माण? हेटेरोसिस्ट कोशिका का निर्माण, क्योंकि नोस्टॉक का फिलामेंट है उसमें हेटेरोसिस्ट कोशिका किसी भी सामान्य कोशिका के रूपांतरण से बन सकती हैं। तो अगर किसी नोस्टॉक के फिलामेंट में हेटेरोसिस्ट कोशिका का निर्माण हो जाता है तो वह जो हेटेरोसिस्ट कोशिका बनेगी वह अंत में क्या होती है? उसकी मृत्यु होती है या डेथ होती है। तो जो नोस्टॉक का जो फिलामेंट होता है
अगर इसमें हेटेरोसिस्ट कोशिका का निर्माण हो जाता है तो यह इस हेटेरोसिस्ट कोशिका की यहाँ से या यहाँ से टूट जाता है, और प्रत्येक जो टूटा हुआ जो फ्रेगमेंट है या खंड है उसको कहा जाता है हार्मोगोनिया। कहाँ से टूटना चाहिए? हेटेरोसिस्ट कोशिका की यहाँ से टूटना चाहिए, तभी इसे क्या बोलेंगे हम? हार्मोगोनिया बोलेंगे। अब प्रत्येक जो हार्मोगोनिया है एक नए फिलामेंट का निर्माण कर सकता है। किसका निर्माण कर सकता है? नया फिलामेंट का या न्यू ट्राइकोम का निर्माण कर सकता है। धीरे धीरे इसकी कोशिकाएं विभाजित होगी, जिसके कारण यह ग्रोथ करेगा और एक न्यू फिलामेंट या नया तंतु यहाँ पर बन जाएगा, और फिर ये तंतु आपस में जुड़कर कॉलोनी का निर्माण भी कर लेंगे। इस प्रकार कायिक जनन द्वारा यह अपनी ग्रोथ या अपनी वृद्धि को दर्शाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अलैंगिक जनन की। कौन से जनन की? अलैंगिक जनन की। अब जो अलैंगिक जनन होता है वह भी इनमें 3 विधियों के द्वारा संपन्न होता है। एक तो होता है इनमें एकाइनेट्स के द्वारा। किसके द्वारा? एकाइनेट्स द्वारा या निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा। एक होता है इनमें अंतः बीजाणु द्वारा। किसके द्वारा? अंतः बीजाणु द्वारा या बाई एंडोस्पोर। और एक होता है इनमें हेटेरोसिस्ट द्वारा। किसके द्वारा? हेटेरोसिस्ट द्वारा। और जो यहाँ पर अलैंगिक जनन होगा ये कौन सी परिस्थितियों में संपन्न होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में। जबकि जो कायिक जनन होता है वह अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। तो पहले हम देखते हैं एकाइनेट्स द्वारा या निश्चेष्ट बीजाणुओं के द्वारा। अब जो ट्राइकोम का जो तंतु होता है उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है उनमें से कुछ कोशिकाएं प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करेगी? यहाँ पर जो ये कोशिकाएं हैं, मान लिया जाए इसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या करेगी? इन कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य होता है उसमें पोषक पदार्थों को सिंचित करेगी और उन कोशिकाओं के चारों ओर क्या बन जाएगी? मोटी कोशिका भित्ति बन जाएगी। इन मोटी कोशिका भित्ति युक्त कोशिकाओं को जिनमें पोषक पदार्थ सिंचित है इन्हें क्या कहा जाता है? एकाइनेट्स कहा जाता है। अब ये एकाइनेट्स तंतु में पृथक पृथक भी बन सकते हैं और एक श्रृंखला के रूप में भी बन सकते हैं, मतलब ये वाले कोशिका भी एकाइनेट्स के रूप में कन्वर्ट हो सकती है, मतलब एक चेन के रूप में भी बन सकते हैं। और ये एक तो यहाँ पर बन गया, दूसरा कहीं और बन गया, ऐसे भी बन सकते हैं। अब जो ये एकाइनेट्स हैं ये इस तंतु से पृथक हो जाएंगे और बाह्य एनवायरनमेंट में या जो बाह्य माध्यम है वहां पर ये रिलीज हो जाएंगे, और वहां पर जब इनकी कोशिका भित्ति फटेगी, अनुकूल परिस्थितियां आएगी, जब इनकी कोशिका भित्ति फटेगी तो इनका जो जीव द्रव्य होगा वह सक्रिय होकर एक न्यू फिलामेंट का निर्माण कर देगा। इस प्रकार एकाइनेट्स के द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन संपन्न होता है। कैसे होगा? पहले तो निश्चेष्ट बीजाणु बनेंगे प्रतिकूल परिस्थितियों में, फिर निश्चेष्ट बीजाणु यहाँ से बाह्य माध्यम में आ जाएंगे। अनुकूल परिस्थितियों में इसकी कोशिका भित्ति के विघटित होने से या फटने से इसका जीव द्रव्य बाहर आ जाएगा और वह सक्रिय होकर एक नए फिलामेंट या नोस्टॉक के न्यू ट्राइकोम का निर्माण कर देगा। इस प्रकार एकाइनेट्स के द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। इसके बाद बात करते हैं हम अंतः बीजाणु द्वारा या बाई एंडोस्पोर द्वारा। तो अंतः बीजाणुओं का जो निर्माण किया जाता है वह कैसे किया जाता है? नोस्टॉक के फिलामेंट्स के द्वारा।
तो जो नोस्टोक का फिलामेंट्स होता है वो कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना। और इसमें क्या पाई जाती है, हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं भी हमें दिखाई देती है, इनका विकास भी हो जाता है। तो जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो जो डेवलपिंग हेटेरोसिस्ट कोशिका है इनका जो जीव द्रव्य होता है वह छोटे छोटे ऐसे खंडों में बट जाता है, उनसे ऐसे छोटे छोटे खंडों में बट जाता है और प्रत्येक जीव द्रव्य खंड के चारों ओर एक मोटी कोशिका भित्ति बन जाती है। और ये हेटेरोसिस्ट कोशिका टूटकर यहाँ बाहर आ जाएगी और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मोटी भित्ति युक्त जीव द्रव्य के कोशिका जीव द्रव्य के खंड है। और इन खंडों को ही क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है अंतःबीजाणु। जब भी इस हेटेरोसिस्ट कोशिका की क्या फटेगी, कोशिका भित्ति फटेगी, तो यहाँ पर जितने भी जो अंतःबीजाणु है ये बाहर आ जाएंगे। इनमें क्या है, थोड़ा बहुत जीव द्रव्य है और बाहर की ओर मोटी कोशिका भित्ति है। अब अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक अंतःबीजाणुओं के द्वारा एक नए तंतु का निर्माण किया जाएगा। हेटेरोसिस्ट कोशिका में जितने अंतःबीजाणु होंगे उतने ही यहाँ पर तंतु का निर्माण होंगे और हेटेरोसिस्ट कोशिका में यहाँ पर असंख्य अंतःबीजाणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं, थर्ड विधि कौन सी है, वह है हेटेरोसिस्ट द्वारा। किसके द्वारा, हेटेरोसिस्ट द्वारा। अब हेटेरोसिस्ट द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न कैसे होगा, तो पहले वापस से तंतु पे चलते हैं अपन। तंतु में क्या है, यहाँ पर ये हेटेरोसिस्ट कोशिका है। तो हेटेरोसिस्ट कोशिका में क्या होगा, जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी इसका जो जीव द्रव्य होता है हेटेरोसिस्ट कोशिका का, ये 4 खंडों के रूप में टूट जाता है। किनके रूप में टूट जाएगा, 4 खंडों के रूप में टूट जाएगा। ऐसे 4 खंड बन जाएंगे और जो वह चारों ही खंड होंगे वह एक लाइन में या एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होंगे और इन खंडों को कहा जाता है जर्म लिंक्स। क्या कहा जाता है, जर्म लिंक्स कहा जाता है। जब भी इस हेटेरोसिस्ट कोशिका की कोशिका भित्ति फटेगी तो ये जर्म लिंक्स बाहर आ जाएंगे और प्रत्येक जर्म लिंक्स के द्वारा एक नए फिलामेंट का निर्माण कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, हेटेरोसिस्ट कोशिका की क्या हुई, कोशिका भित्ति फट गई, तो यहाँ पर जो ये जर्म लिंक्स है ये बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर न्यू फिलामेंट का निर्माण कर देंगे। इस प्रकार इनमें हेटेरोसिस्ट के द्वारा भी क्या होता है, अलैंगिक जनन संपन्न होता है। और लैंगिक जनन तो इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। केवल नोस्टोक की जो कुछ जातियां होती हैं उनमें ही हमें देखने को मिलेगा, उनमें भी वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किया जाता है, लैंगिक जनन नहीं किया जाता। तो हमने इसके रिप्रोडक्शन की या इसके जनन की बात की। अब इसके बाद देखते हैं हम नोस्टोक की लाइफ साइकिल। क्या देखेंगे, नोस्टोक की लाइफ साइकिल मतलब जीवन चक्र। तो नोस्टोक के जीवन चक्र की अगर हम बात करें तो नोस्टोक के जीवन चक्र में लैंगिक जनन संपन्न नहीं होता है और लैंगिक जनन संपन्न नहीं होता है तो इसमें पीढ़ी एकांतरण भी नहीं पाया जाता। पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या होता है, तो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है, उसके बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद वापस गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। इस प्रकार का जो पीढ़ी एकांतरण होता है वो नोस्टोक में हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि नोस्टोक में लैंगिक जनन एब्सेंट होता है। इसमें केवल कायिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन कौन कौन सी विधि के द्वारा होता है, एक तो विखंडन के द्वारा और एक हार्मोगोनिया के द्वारा। अभी देखा हमने किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा और हार्मोगोनिया के द्वारा। इनके द्वारा वापस से नोस्टोक बना दिया जाता है, नोस्टोक का
फिलामेंट्स बना दिया जाता है। उसी प्रकार अगर आलैंगिक जनन की बात करें तो आलैंगिक जनन एक तो एकाइनेट्स या निश्चेष्ट बीजाणुओं के द्वारा, और किसके द्वारा होता है, अंतः बीजाणु या एंडोस्पोर के द्वारा, और किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, हेटेरोसिस्ट के द्वारा। तो इस प्रकार इसकी लाइफ साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद अगर नोस्टॉक के कुछ अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या आर्थिक महत्व की बात करें तो एक आर्थिक महत्व तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि नोस्टॉक में हेटेरोसिस्ट कोशिका पाई जाती है, और वह हेटेरोसिस्ट कोशिका का क्या कार्य है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य है। तो ये तो सबसे मेन इसका आर्थिक महत्व है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे जो हेटेरो नोस्टॉक की जो स्थलीय जातियां होती हैं, जब इनकी जातियों की डेथ होती है या इनका जो थैलस होता है वो विघटित हो जाता है, तो सोयल में या मृदा में किसका निर्माण करता है, ह्यूमस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ह्यूमस का निर्माण करता है। और ह्यूमस क्या करता है, मृदा की जो उपजाऊपन है या उसकी जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाता है। तो मृदा के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, नोस्टॉक का यूज किया जाता है। और एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यह भी है कि नोस्टॉक की जो कुछ जातियां होती हैं इनको चीन में भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो ये इसके तीन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, एक मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में, और चीन में इसकी कुछ जातियों को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो यह हमारा साइनोबैक्टीरिया का जो एक मेंबर था नोस्टॉक वह कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत ओसिलेटोरिया को डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हम उसके थैलस की संरचना या उसके ट्राइकोम की संरचना, उसका क्लासिफिकेशन, उसका वितरण और उसमें जनन को और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पर ही विराम देते हैं और अगला हम नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।